इंडस वैली सभ्यता के डिक्लाइन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक नया युग शुरू हुआ आर्यों के आगमन के साथ। ये आर्य लोग पास्टरल और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और धीरे धीरे उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में बस गए। आर्यों ने इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा, यानी नोबल वंस की भूमि। यहाँ की उपजाऊ भूमि और नदियों ने उन्हें स्थायी रूप से बैसूने और कृषि आधारित समाज विकसित करने का अवसर दिया। आर्य अपने साथ संस्कृत भाषा और हिम्स, प्रेयर्स तथा फिलोसॉफिकल ट्रीटिसेस की एक समृद्ध मौखिक परंपरा लाए। इन हिम्स को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से संरक्षित किया गया। इस ज्ञान के भंडार को वेदास कहा गया। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। ये वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ हैं, बल्कि उस समय के समाज, विज्ञान, संगीत, चिकित्सा और राजनीति के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऋग्वेदा सबसे प्राचीन वेद में 1028 हिम्स हैं, जो देवताओं, प्रकृति और मानव जीवन के रहस्यों को समर्पित हैं। इसमें समाज की संरचना, धार्मिक अनुष्ठान और आर्यों के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वेदों में वर्णित यज्ञ अर्थात अग्नि के समक्ष एलैबोरेट फायर सैक्रिफाइसेस आर्य समाज की धार्मिकता और सामाजिक एकता का केंद्र थे। देवताओं में इंद्रा, अग्नि, वरुणा और सोमा प्रमुख थे, जिनकी पूजा समाज के कल्याण के लिए की जाती थी। समय के साथ आर्य समाज ने पास्टरल जीवन से कृषि आधारित जीवन की ओर संक्रमण किया। इस बदलाव ने समाज को और अधिक जटिल और संगठित बना दिया। इसी काल में वर्ना सिस्टम का विकास हुआ, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण्स, पुरोहित और विद्वान, क्षत्रियास, योद्धा और शासक, वैश्यास, व्यापारी और कृषक, और शूद्रास, सेवक और श्रमिक। यह व्यवस्था शुरू में लचीली थी, परंतु समय के साथ कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई। शूद्रास, लेबरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स समाज के आधारभूत कार्यों में लगे रहते थे, जिससे समाज की संरचना और कार्य प्रणाली बनी रहती थी। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को सदियों तक प्रभावित किया। यह सामाजिक पहचान, पेशा और जीवन के अवसरों को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक बन गया। इसी युग में भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत धर्म, कर्तव्य, कार्मा, कर्म और उसका फल, और संसारा, पुनर्जन्म का चक्र का विकास हुआ, जो आगे चलकर भारतीय संस्कृति और धर्म का आधार बने। इस गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद की सदियां एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप से भरी थीं। एक सिंगल पैन इंडियन एम्पायर का आइडियल एक मोज़ेक में बदल गया, जिसमें पावरफुल रीजनल किंगडम्स सुप्रीमसी के लिए कंपीट कर रहे थे। नॉर्थ में पालाज जैसी डायनेस्टीज ने ईस्ट में और गुर्जर प्रतिहारों ने वेस्ट में राज किया। साउथ में चोल, पालावा और पांड्य जैसी ग्रेट मैरीटाइम पावर्स फली फूली। चोल खास तौर पर समुद्र के मास्टर थे, जिन्होंने एक जबरदस्त नेवी बनाई जिसने इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स पर डोमिनेट किया। उनका इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया तक फैला था, जहां उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। ये पीरियड हालांकि पॉलिटिकल तौर पर फ्रेगमेंटेड था, आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट का एक ग्रेट टाइम था। इस एरा में फिलोसॉफिकल और रिलीजियस थॉट का भी गहरा डेवलपमेंट हुआ। भक्ति मूवमेंट, डिवोशनलिज्म की एक वेव पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल गई। यीशु ने गॉड के साथ एक पर्सनल इमोशनल कनेक्शन पर जोर दिया, जिससे प्रीस्टली क्लास के कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स बाईपास हो गए। पोएट सेंट्स, जिनमें महिलाएं और लोअर कास्ट के मेंबर्स भी शामिल थे, ने रीजनल लैंग्वेजेस में भजन और गाने कंपोज किए, जिससे स्पिरिचुअलिटी मासेस तक पहुंच गई। साथ ही शंकरा, रामानुज और माधवा जैसे महान फिलोसोफर्स ने सोफिस्टिकेटेड डिबेट्स में भाग लिया। वेदांत फिलोसॉफी के मेजर स्कूल्स डेवलप किए। इन इंटेलेक्चुअल और डिवोशनल मूवमेंट्स ने इंडिया के रिलीजियस लैंडस्केप को फिर से आकार दिया, जिससे फेथ और थॉट की एक रिच टेपेस्ट्री बनी, जो आज भी फल फूल रही है। मध्यकालीन पीरियड में वेस्ट से नए इन्फ्लुएंसेस का भी आगमन हुआ। अरब ट्रेडर्स इंडिया के कोस्टल रीजन्स से लंबे समय से परिचित थे, लेकिन 8वीं सदी से एक नई शक्ति इस्लाम ने अपनी प्रेजेंस महसूस कराना शुरू कर दिया। आजादी मिलने पर इंडिया ने कॉलोनियल रूल के एशेज से एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक नेशन बनाने का बहुत बड़ा काम शुरू किया। अपने पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में देश ने एक कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया
जिसू ने इसे एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में स्थापित किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज भी शामिल था, जो गरीबी, इलिटरेसी और बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी से जूझ रहे एक नए देश के लिए एक बोल्ड और विजनरी कदम था। शुरुआती साल नेशन बिल्डिंग पर फोकस थे, सैकड़ों रियासतों को एक करना, गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन स्थापित करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल जस्टिस के मकसद से एक प्लान्ड इकोनॉमी की नींव रखना। इंडिया का सफर रिमार्केबल डाइवर्सिटी और कल्चरल रिचनेस वाला रहा है। यह कई धर्मों, सैकड़ों भाषाओं और ट्रेडिशंस, क्विजीन्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस का एक कालाइडोस्कोप है। यह डाइवर्सिटी कोई कम एम्फेसिस ही नहीं, बल्कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ने कई चुनौतियों के बावजूद इन डिफरेंट आइडेंटिटीज को एक साथ रहने और फलने फूलने की जगह दी है। भारत